ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ अजय कुमार की विशेष रिपोर्ट। जी नहीं, मुझे तो नहीं लग रही कि बीजेपी की सरकार आसान से मिलेगी, क्योंकि 2019 में भाजपा तो बहुत राज्यों में मैक्स आउट कर दिया। तो आप देखिए कि 6 राज्य में सारे सीट जीते, 3 राज्य में 1 सीट छोड़ के बाकी सब जीते, और 2 राज्य में 2 सीट छोड़ के बाकी। तो ये 11 स्टेट में उनका एक ही रास्ता है जाने, उनको कहीं और नहीं जा पाएंगे। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि हर राज्य में जहां हमें 0 मिला, हमें कुछ से कुछ तो मिला है। शायद एक जगह में 1, 2, 3 सीटें मिलेंगे, कहीं और 5, 6, 7 सीट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं राज्य रहेगा जहां कांग्रेस और इंडिया अलायंस का 0 का हाल वापस आए। तो इस हाल में आप ये सब ऐड अप कीजिएगा, और दक्षिण भारत में तो वैसे भी भाजपा को कोई उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल में जो कुछ खबर हम सुन रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, 3 प्रदेश जहां वो लोग बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आए जनता मोदी, तीनों में इनके हाल बहुत बुरा है। और हमें लग रहा है कि ये सब अगर आप एडप्ट करेंगे तो भाजपा इतनी नीचे गिर जाएगी कि मेजोरिटी छोड़ो, मेजोरिटी के नजदीक से नहीं पहुंच पाएंगे, और उनके एलायंस इतने मजबूत नहीं है कि वो एलायंस की मदद से वो सरकार बना। तो मैं काफी आत्मविश्वास से कहता हूं कि हमें लग रहा है कि जून 4 को सरकार बदल जाएगी। प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतिहासकारों से अपना और मुगलों का इतिहास लिखवाया है, गुरु साहिब यादव का बलिदान है, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता है। देखिए, ये मुगल की बातें, 1947 की बातें, ये सब मोदी जी क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि वो 2024 की बात नहीं करना चाहते। वो करने की हिम्मत नहीं है उनको, क्योंकि इस देश का हाल क्या है, बेरोजगारी का हाल क्या है, महंगाई का हाल क्या है, जन प्रश्न पे चर्चा करने की क्या है। लेकिन जैसे उन्होंने पूछा था वहां, जब इतने बड़े मुद्दे हैं देश में, हम ऐसे विषय पे क्यों इतना समय बिगड़ते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप ये सब पूछ लीजिए कभी, और जून 4 तक जनता के मुद्दे पे बात कीजिए। प्रधानमंत्री जी आइए, बताइए आप बेरोजगार के बारे में क्या क्या किए हैं और क्या कर सकेंगे, और अगर कर सकेंगे तो क्यों नहीं किया, उसके जवाब नहीं है उनके पास। कहते जहाँ जहाँ कांग्रेस जाती है वहाँ पर समस्या ही पैदा होती है, तो समस्या का हल होना चाहिए। कहना तो आसान है भाई, आपको पता है कि भाजपा तो कहने में बहुत अच्छा है, काम करने में अच्छा है। मोदी जी के भाषण सुन के अगर हम सपने देखे, तो जब हम आंख खोल के उठेंगे तो समझेंगे कि ये सिर्फ भाषण। अमित शाह जी ने एक बार कहा था ना, सारे चुनावी जुमला है, बस यही होता है। चुनावी जुमला तो बहुत होते हैं आजकल, और हम सुनते ही रहेंगे एक और हफ्ता, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। सर, पीएम ने कहा है कि इंडी गठबंधन को विकास की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा आजादी के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर बन जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर निर्माण का काम शुरू किया। मेरी बात यह है कि अगर आपके मन में विकास का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण एक मंदिर है, तो आप विकास का मतलब की तरह देख सकते। आप देखिए कि 1947 में जब हम स्वतंत्र बने, हमारे देश में 90% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डॉक्टर्स बताएंगे आपको 27 लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारे देश में मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लोग जन्म होते थे मर जाते, डिजीज, सारे जितनी कठिनाई है, रोड तो बहुत कम थे, रेलवे लाइन जो ब्रिटिश बनाए थे उनके काम के लिए बनाए थे कि हमारी चीजें लेके पोर्ट तक जाके इंग्लैंड को भेजने के लिए। तो ये इस किस्म का देश मिलने के बाद किस किस्म का विकास हो गया,
कि अभी हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 27 नहीं है, 70 से ज़्यादा हो गया, कि मैटरनल मोर्टेलिटी हेल्थ सब कुछ में बहुत बहुत हमसे बहुत बेहतर हो गया है। और हमारे देश में अभी 90% नहीं, लेकिन हमारे ज़माने में हम करते थे कि करीब 20% अभी भी जीरो पॉवर्टी लाइन है। भाजपा सरकार कुछ और कहते हैं, लेकिन उनके आंकड़े विश्वास करना भी ज़रा सा मुश्किल है, वो तो बात अलग हुई। लेकिन अंत में विकास जो कुछ हुआ है सिर्फ 2014 में नहीं शुरू किया था। हमारे देश में जो विकास पूरा देश देख सका, कोई भी चीज जो मोदी जी कह सकते हैं कि भाजपा ने पूर्ति किया, आरंभ तो हमने किया। और वो आप स्पेस टेक्नोलॉजी देखिए, आईटी देख लीजिए, IITs का काम देख लीजिए, IIMs देख लीजिए, जो भी है हमारे एजुकेशन फील्ड में जो कुछ किया है, हमारे साइंटिफिक फील्ड में जो कुछ किया है, ये सब तो कांग्रेस बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में ये सब विकास की बात है। मंदिर तो बनाइए आप, हम बिल्कुल शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, विकास का उदाहरण है। सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस जब पंजाब में सत्ता में थी तब रिपोर्ट से ये सरकार चलाना चाहते थे। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उसकी तरफ से दिल्ली के जाते हैं, कहते हैं कि उनका हुक्म भी उन्होंने माना, इसलिए उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। बोले दुर्भाग्यवश आज से जो पंजाब की सरकार है वो रिमोट कंट्रोल से चलती है, क्या कहना चाहिए? देखिए, रिमोट कंट्रोल की बात तो कहना काफी आसान है। आजकल हमारे देश में ऑपोजिट प्रॉब्लम कि सारे पावर एक आदमी के हाथ में है, दिल्ली में है। हमारे देश इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। अगर आप लोगों को शक्तिकरण नहीं करेंगे, यू कैनॉट डू ग्रास रूट्स एम्पावरमेंट, तो हमारे देश कैसे बनाए? सब कुछ एक आदमी दिल्ली में बैठ के कर सकेंगे? आपसे नहीं पूछता। अगर आपके जो कुछ काम आप कर रहे हैं आपके माध्यम से, सारे किसी ने दिल्ली में बैठ के आपको कह रहे हैं कि इसको इंटरव्यू करना चाहिए, वो प्रश्न पूछना चाहिए, ये लिखना चाहिए, आपको कहेंगे देखिए मुझे मेरा काम आती है, मैं कर सकता हूँ यहाँ, ऐसे ही बोलेंगे आप। यही हमारे असलियत हमारे देश में। ये रिमोट कंट्रोल की बात तो कोई काम नहीं है। रिमोट कंट्रोल एक्चुअली मोदी जी के हाथ में, वो जब चाहता है मुख्यमंत्री को बदल देता है। समझ गए ना आप देखते हैं कि गुजरात में क्या हुआ, कितने मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। ये सब जनता की चॉइस है मुख्यमंत्री, या मोदी जी दिल्ली में बैठ के रिमोट कंट्रोल के साथ उनको बदल दे? तो रिमोट कंट्रोल की बात कर सकते हैं, मोदी जी है असलियत में रिमोट कंट्रोलर। देखिए, ये मोदी जी जज भी बन गए, अदालत में वो तय किया कि केजरीवाल जेल से वापस आना पड़ेगा। देखिए, हमारे सिस्टम रूल ऑफ लॉ जो है, संविधान में जो है, उनका अपना केस बता सकते हैं अदालत को सारे एविडेंस देके वो तय करेंगे अंत में कि केजरीवाल से वापस आना है या नहीं। ये तो मोदी जी का तय करने की बात नहीं है ना। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री को जेल डालना ठीक नहीं था, शुरुआत में ही की। जिस दिन वो हुआ, मैं भी प्रतिषेध किया। केरला में हम लोग सारे, हम तो आम आदमी पार्टी केरला में हमारे साथ नहीं थे, फिर भी हमने कहा कि अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो चुनाव चलने वाला है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सारे इसके बारे में बोला था, ऐसे ही बोले अभी कि रूल ऑफ लॉ है, प्रोसेस है। कि भाजपा एक बुलडोजर जस्टिस की विश्वास कि आप किसी के कोई भी कुछ किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन आप चार्ज नहीं लगाएंगे, लॉयर को नहीं बुलाएंगे, अदालत नहीं जाएंगे, जज के राय नहीं सुनेंगे, ऐसे ही बुलडोजर भेज के उनको मकान या दुकान को खोल देंगे। इस किस्म की ये तो न्याय नहीं है, अन्याय है। देखिए, माइक जरा ले लेंगे, मुझे सुनने नहीं जरा, माइक जरा ले लीजिए। जब से खेती का लोन की बात चली है, तब से लेकर अब तक किसान लगातार विरोध करते आ रहे हैं। क्या भाजपा को पहुंचाने में दिक्कत आई है, या उनको समझा नहीं आ रहा, इसके बारे में थोड़ा सा? भाजपा किसान के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने पैसे के बारे में। यही प्रॉब्लम है भाजपा सरकार के सारे कैलकुलेशन। जैसे भी आप जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल में इतने सारे टैक्स क्यों लगाएं कि ताकि दुनिया में जब पेट्रोल का दाम कम हो जा रहा था, भारत में बढ़ते जा रहा था, क्योंकि
भाजपा को अपने अकाउंट बुक से इतना ही पसंद है, जनता के हित के बारे में सोचते नहीं और किसानों को यही पड़ा। हमने कहा है कि MS स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो एक फॉर्मूला है C2+50%, वो फॉर्मूला हम लोग साबित करेंगे और हम चाहते हैं कि MSP सिर्फ 1-2 क्रॉप्स के लिए ज़्यादा हमारे किसानों को मदद करने के लिए ज़्यादा क्रॉप्स के लिए MSP क्रॉप्स लेके आएंगे। और ये अगर इंडिया अलायंस सरकार में आए, हमारी उम्मीद है कि जून 4 से ही आप देखेंगे हम लोग आएंगे सत्ते पे, हम इस काम को पूरे करेंगे। तो मालूम है कि किसान के प्रगति हमारे देश के लिए बड़ी जरूरी है। पिछली बार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कांग्रेस विरोध के करके आई बनी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में उसने हराया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता किसके नेता थे आपके उनको उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने कहा ये करप्ट है, ये भ्रष्ट है और किसी पार्टी के साथ आपने नेता करते हुए। लेकिन जब वक्त बदलता है तो सोच के कभी बदलना पड़ता है। आप देखिए कि एक जमाने में जो कुछ आपने कहा ठीक सही कहा कि आम आदमी पार्टी हमारे खिलाफ थे, आरोप लगाते थे और बेबुनियाद आरोप, जैसे कि वो 2G स्कैम वो लोग बोले थे, लेकिन कोई स्कैम नहीं था, ये साबित हुआ है तो केस है। तो इसलिए हम अगर सारे चीज पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में सोचेंगे तो नेचुरली हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ यस्टरडे, वी आर थिंकिंग ऑफ टुमारो, देश की भविष्य की बात। और देश के भविष्य के लिए हाँ हमारे तो मन काफी बड़े हैं, हमारे हृदय भी काफी बड़ा है, बड़े दिल के साथ हम दूसरों को हमारे साथ लेके आते हैं जो हमारे साथ नहीं। मुख्य कार्य मोदी का संगठन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर प्रश्न समझा नहीं। देखिए मेरे ख्याल में ये पब्लिक को अलग अलग कारण होंगे इनके खिलाफ होने का। जो 10 साल पहले मोदी जी के भाषण सुन के वोट दिया उम्मीद करके कि उनको रोजगार मिलने वाला है और उनको रोजगार अब तक नहीं है 10 साल के बाद, वो क्यों मौका देंगे एक और बार। और अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में आपको जो आप 2 साल पहले बाजार में खरीदते थे, इस साल आपका जेब में जितने पैसे हैं वो नहीं, उससे वो चीज नहीं खरीद सकेंगे जो हम खरीद रहे। आप क्यों वोट देंगे इनके लिए? या जो हमारे देश के एक एक चीज देख के समझ गया कि मोदी जी सिर्फ अच्छे भाषण देते हैं लेकिन जनता के हित में काम नहीं करते, तो वो क्यों वोट देंगे? मेरे ख्याल में कई कारण है। संगठन के खिलाफ में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो लोग काफी काम करते हैं संगठन में, उनका पन्ना प्रमुख सिस्टम और हर घर में जाके दरवाजा के लोगों से बात करने का तो संपर्क करना, ये सब भाजपा काफी प्रसिद्ध है। लेकिन उनका अंत में जनता के मन में यही प्रश्न होता है कि इनके लिए क्यों वोट दें, मुझे क्या मिलने वाला है, मेरे परिवार को क्या मिलने वाला है। जिनको लगता है कि 10 साल में उनकी जिंदगी में कुछ बेहतर हुए तो शायद वो लोग होते, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे कर बोल सकते। मुझे याद है एक बार मुंबई में एक करीब 500 लोग के हॉल में एक प्रश्न बहुत 10 साल नहीं था, मेरे ख्याल में 9 साल पूछा कि आप लोग या आपके परिवार में ये सरकार की डिसीजन के कारण कुछ बेहतर हो गया, और 500 लोग में एक औरत हाथ होता, बाकी को नहीं। तो ये है हमारे भारत की यथार्थ, हमारी रियलिटी है कि लोग को ऐसे नहीं हुआ है कि उनको लगता है कि मोदी जी के हाथ में उनके भविष्य सुरक्षित है। I think that's a generalization because if you look at the basic facts are that 20% of the Indian population is better off in the last state. A lot of that 20% is in the cities. They are the ones who are happy to vote in the cities. For the rest, I would say that in the cities there's also an underclass
lower middle class, salaried people, daily wage workers, and for them there is very little to enthuse them about. There's also, let's face it, a certain core Hindutva vote that Mr. Modi has, and which the BJP has, and that certain core Hindutva vote, has never exceeded much more than 20%. But what Mr. Modi got in 2014 was an extra bonus for Sabka Saath, Sabka Vikas. I am the CEO of Gujarat, I will bring that kind of change. That narrative failed and collapsed because of demonetization, the botched rollout of GST, all the economic setbacks, unemployment, suffering by inflation. But then in 2019, he transformed the election. Instead of a referendum on its economic failures, it became an election of national security. Then, as I pointed out earlier, national security is no longer a viable subject to run on with the Chinese have humiliated you on the border, you have no answer. So then he's tried to run this election on Hindu Hriday Sabha, which brings them back full circle because the limits of that kind of appeal have already been reached. There are no new additional votes coming because of Ram Mandir than the votes you've already got. So that is where Mr. Modi's problem lies. That they have lost control of the narrative because there's no new thing to sell. They can't sell development, they can't sell national security. And so what they're doing now once again is trying to polarize the electorate with this incredibly inflammatory language against one community in particular, which truly is unworthy of a prime minister. One would never have thought that we would hear from the lips of a prime minister of India the kind of language that we've heard from Mr. Modi. Then comes CEO more so As a count or as a divine figure? so this time you set up with say Mrs. Shah and control this. So do you think he is going to do that? I really wonder because you've seen politics being brought into the temple with Mr. Modi doing the pran pratishtha. Now all that remains is for the temple to be brought to the politician. But I won't go beyond that because honestly, I think all of these questions will turn out the academic on the 4th of June when Mr. Modi realizes he doesn't have a majority. And I think that frankly, the nation is ready for a change. You know, wherever I go, I talk to a very big cross-section of people. I've been to a dozen states, and I can tell you that, and more than a dozen states, and I can tell you that right across, there is a sense of weariness and fatigue with this government and the need for a change. One more question for politics. You see a development. I think, That's what the word. if you say so, all right. One favorite word to One favorite word of mine is defenestrate, which means literally to throw out of the window. But that's because I think the time has come to defenestrate the BJP government. DEFENESTRAT. Okay. I think one last question that we have to wrap up because I have to get to Amritsar urgently. We have a function. बीजेपी कहती है कि कांग्रेस हमेशा ही हिंदू और मुस्लिम जो एक औरा बनाकर हमेशा ही वोटिंग और वोटिंग देखिए, वोटिंग एक खेल नहीं है, हमारे भविष्य को तय करने वाली बात। हम चाहते हैं कि जनता इसलिए ये समझे कि उनके लोकतांत्रिक हक है ये, और ये वोटिंग करने से तय कर सकते हैं कि किस किस्म के भारत में वो रह सके, किस किस्म के भारत में उनका परिवार को पाल सकेंगे, और किस किस्म के भारत वो छोड़ देंगे जब वो लोग इस दुनिया को छोड़ देंगे। तो इस किस्म के भारत के लिए हम चाहते हैं शुड बी इंक्लूसिव इंडिया, सब लोग इकट्ठे करके, सब लोग को समान करके, सारे मजहब, सारे जाति, सारे भाषा, सारे राज्यों के लोग भारतवासी, भारतीय नागरिक है, एक ही हक, एक ही अधिकार से। तो इस किस्म की राजनीति के लिए हम खड़े हैं, और भाजपा जो कर रहे हैं हमारे देश को टुकड़े में काट के एक समुदाय के लिए बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। और अगर आप वोट को खेल के जैसे देखेंगे तो मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि ये काफी सीरियस खेल है। लास्ट वर्ड आपके हिसाब से जो कि बीजेपी हमेशा ही एडमिट हो जानी चाहिए कि वो
अगर जो इंडिया लाइफ जीतती है और वो फैमिली पॉसिबल तो नहीं है तो जीतती है स्पोर्ट प्लेयर का राहुल गांधी और देखिए, मैं बोलूंगा आपसे कि ये तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में पूछने लायक है। अगर हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो तो हम व्यक्ति के लिए वोट देते, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में से वाराणसी के लोग मुझसे मोदी को वोट देते। अंत में हमारे दुर्भाग्य है अभी कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जैसे चला है। असलियत में पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये है कि हम चाहेंगे कि एक प्रधानमंत्री जैसे कि कैबिनेट का अध्यक्ष फर्स्ट अमंग इक्वल, सारे एक हैं और उनके साथ एक आदमी है जो मीटिंग चलाते हैं, जो तय करते हैं, लेकिन अंत में सारे मंत्री को अपनी हक होता है अपनी। लेकिन ऐसे नहीं चलाते मोदी की सरकार। मोदी जी की सरकार एक आदमी का सरकार, और ये नहीं चलेगा हमारे इतने बड़े देश में। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम जीत सके जिन 4 को, और हम जीतेंगे मेरे ख्याल में जल्दी, ये सारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टी लीडर्स एक साथ बैठेंगे और मेरे ख्याल में काफी जल्दी तय करेंगे उनमें से कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, और एक नाम तो जल्दी राष्ट्रपति के पास हो जाए। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विकास करना कांग्रेस का काम नहीं, विकास करना भाजपा की आदत है। कांग्रेस के नेता हमें डराते हैं, पीओके की बात मत कीजिए, और पाकिस्तान के पास एटम है। उन्होंने कहा राहुल बाबा, हम मोदी जी के कार्यकर्ता एटम से नहीं डरते, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि हम 60 साल से ज्यादा विकास किए हैं देश में, भाजपा 10 साल की कोशिश की है, बस यही है। तो मेरे ख्याल में जिनके पास ज्यादा अनुभव है विकास के, हमें उतना ज्यादा हक के विकास के बारे में बोलने की हम कहेंगे, क्योंकि हमने किए हैं और हमारे अनुभव के बुनियाद में किए हैं कि हम और करेंगे। पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल डरे नहीं, क्यों डरे होंगे? किसने, कि कौन सी पार्टी, किसकी प्रधानमंत्री ने 1971 में पाकिस्तान को 2 में तोड़ दिया? क्या भाजपा थे उस वक्त में? आप देखिए, आप समझ लीजिए कि इस किस्म की बातें बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहते हो। माध्यम से अब 2 मिनट सोचिए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग में जीत पाए तो कांग्रेस पार्टी है, और हम खुशी से कहेंगे, गर्व से कहेंगे कि जब ऐसी कोई चैलेंज आ गई, कोई चुनौती आ गई हमारे देश में, वी हैव ऑलवेज बीन रेडी, और हम रेडी ही रहेंगे। हम इसमें हमारी हम कामयाब है, और हमें कोई शक नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम आ जाएंगे, हमें इसको हैंडल करने के लिए हमारे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और हमें इस किस्म के नेता हैं हमारे लीडरशिप में जो ठीक तरह काम करेंगे। तो इसमें हमें कोई शक नहीं है। अमित शाह जी पीओके के बारे में बार बार बोल रहे हैं, लेकिन 10 साल में कहाँ लेके आए पीओके? ये सारे चुनावी जुमला है, भूल जाइए मत कि चुनाव के समय वो लोग बहुत बोलते हैं। आप सिर्फ ये पूछिए कि आपने किया क्या, जब आपको मौका मिला और आप सत्ते में थे, आप किया क्या, और आपको बहुत खाना जवाब मिलेगा। मुझे जाना ही है, माफ कीजिए, लेकिन यारों, मैं एक छोटा सा शायरी से खत्म करना चाहता हूँ। सुबह और शाम बदल डालो, अंधियारा मिटा डालो, दुनिया को दिखला दो हिम्मत और ताकत अपनी, अपने हाथ से खुद अपने हालात बदल डालो। हाथ बदलेगा हालात दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को हाथ के पंजे पे वोट डाल दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस।